नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं ये कंपाउंड ही क्या होता है। देखिए, पिछले क्लास में आपने जाना था कि अगर हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन से ही हो जाए तो वो कहलाया जाता था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जगह आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो किसी अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर उनके कॉम्बिनेशन के बाद जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाया जाता है। वहीं अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करे, अब क्लोरीन हाइड्रोजन से एकदम अलग है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, दुनिया भर के डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। उसके बावजूद, डिफरेंसेस होने के बावजूद, अगर ये दो एलिमेंट्स आपस में साथ में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए, अभी तक आप ये तो समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रॉन का जिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है, पर न्यूट्रॉन 0 होता है। चलिए न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं करते। प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब जब मैं प्रोटॉन लिख रही हूँ ना न्यूक्लियस में, तो आप ये मत समझिए कि प्रोटॉन ही होते हैं न्यूक्लियस में। नहीं, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन हम सिर्फ जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसमें न्यूट्रॉन का ऐसा अभी रोल नहीं है। तो आप ये समझिए कि इस हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन था और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर है। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 17 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। इसका मतलब ये कि क्लोरीन के पास एक एटम है, उसमें क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 17 है। न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अब न्यूट्रॉन कितने हैं उसका अभी हमें जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इसके पास पहला शेल होगा, पहले शेल में नियम के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। दूसरा शेल है, उसमें नियम के हिसाब से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 18 नहीं है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। 8 भी नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये स्टेबल हो जाता, पर 8 नहीं है ना। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता है कि क्लोरीन को स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में, यानी इस बाहर वाले शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। ये आप जानते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन है कितने? 7 है, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में, ये जो पहला शेल है, इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। है कितने? 1, यानी उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पिछली बार तो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में हाइड्रोजन ही आ गया था, अब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में क्लोरीन आ गया, तो ये दोनों बातें करने लगे। हाइड्रोजन ने कहा भैया मेरे पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन है और मेरा जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी जो के शेल है, यानी नंबर 1 शेल है, उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो मेरे पास ना शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, जिसकी वजह से मैं ना अनस्टेबल हो गया हूँ। तो स्टेबिलिटी के लिए मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, भले ही वो मैं किसी से लूँ, मुझे कोई दे दे या मुझसे शेयर कर ले। तो क्लोरीन कहता है भाई साहब यही सेम कहानी मेरे साथ है। मेरे पास तो जो शेल है KLM, M वाला शेल, यानी n=3, तीसरा जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर मेरे पास है सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन। मेरे पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, भले ही कोई मुझे दे दे या फिर मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। अब दोनों का दुख एक, दोनों का सोल्यूशन एक, तो दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। यानी मैं इसको हटा दूं। अब आप कहानी तो समझ ही चुके हैं, अब आप ये भी समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4
5, 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है ना। इसके पास भी न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके पास भी न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये पहला शेल था, ये दूसरा शेल है, ये आखिरी शेल है। हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक शेल है। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जिनका दुख सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है और सोल्यूशन भी सेम है कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर लिया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने क्लोरीन के सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ठीक। अगर आपको किताब में ओवरलैपिंग मिले तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए इस तरीके से। तो अब अल्टीमेटली इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और केमिस्ट्री में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड बन गया है, दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की तो डेफिनेशन ही ये है, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमेशा ना आप हाइड्रोक्लोरिक ये हाइड्रोजन क्लोराइड को आप हमेशा HCl ये बॉन्ड के साथ नहीं देखते हो, आप सिर्फ इसको HCl ऐसे भी लिखा पाते हैं। लेकिन जब कभी भी आप इस तरीके के एलिमेंट्स को जिन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, चलिए एक छोटी सा पॉज लीजिए, पुराने लेक्चर में हाइड्रोजन देखा था ना हमने, तो हम H ऐसे बॉन्ड करके नहीं शो करते हैं, हम यही शो करते हैं। पर ये अंडरस्टूड है कि ये दो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो H2 बनाया था। सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, उसके बाद ही ये दो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट साथ में आए हैं और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया है, ठीक है। तो वो कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, इसका मतलब उनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। लेक्चर की शुरुआत में जब हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल जब कभी भी बनता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी उनके बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। भले ही मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो, यानी सेम एक जैसे कैरेक्टर के एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल बनाए, या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो, यानी बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर के एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाया जाता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, जब सेम एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं या एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहते हैं। पर जब दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स पास में आ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाया जाता है। अब जैसे HCl हो गया या H2O हो गया, ठीक है ना, या SO2 हो गया, ठीक, या फिर NO2 हो गया, कोई भी। अब आप इसमें देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये जितने भी हैं ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक और चीज छोटी सी समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड का क्या मतलब हुआ। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब हुआ कि दो बिल्कुल सही सलामत एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, यानी यहां पर कोई भी आयन नहीं था, आयंस का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। बस आप इस बात को ध्यान रखिए कि आयंस का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। मैंने आपको जब मॉलिक्यूल पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट पे आ जाता है ना तो वो आयन होता है। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए। ये आयंस वाले बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे वो कंपाउंड बनाते हैं वो कहानी हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, राइट। तो आज के इस पूरे लेक्चर में आपने क्या समझा? आज के लेक्चर में आपने समझा कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से एक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आप उसको बोलते हैं या फिर आप उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इसलिए इनके बीच में भी जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। याद रखने की बात यह है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हमेशा प्रॉपर एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, आयंस से मिलकर नहीं बने होते हैं।
और उनमें जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी। यहाँ मैंने आपको HCl का एग्जाम्पल लेके बताया है। मैं और भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आपको समझाऊंगी। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का जो लेक्चर अब मैं लेने वाली हूँ आगे, उसमें कंपाउंड्स अलग अलग होंगे। तो आप जब वो 3-4 लेक्चर सुन लेंगे, वैरायटीज आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ केमिस्ट्री से अलग हटकर, ताकि आपको याद रहे, है ना। अगर मान लीजिए एक ग्लास दूध है, दूसरा ग्लास दूध है, आपने दोनों ग्लास जिसमें दूध था वो दूध एक भगोने में डाल दिया, पलट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। याद रखने के लिहाज से बता रही हूँ। अब वही दूध में जब आप शक्कर डाल देते हैं या और भी कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, तो चाय बन जाती है ना। तो चाय क्या हुआ, चाय इज अ कंपाउंड, ऐसे मान के चलिए। यानी पत्ती का बिल्कुल डिफरेंट नेचर, चीनी का बिल्कुल डिफरेंट नेचर, शक्कर दूध का बिल्कुल डिफरेंट नेचर, पानी भी थोड़ा उसमें आपने मिला दिया, और उसके बाद जो बन के आया है, दैट चाय you can call it a compound. But when you mix water with water, you mix दूध with दूध, then you will call it as a particular element. ये सिर्फ याद रखने के लिहाज से है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि केमिस्ट्री ना, जब आप चलते हैं, चलते फिरते किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, तो सोचिए कि ये केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, भले ही आप उसमें हर बार लॉजिक ना ढूंढें, तो आपको याद रह जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि अच्छा, इसमें जो ईंटें हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एटम होता है, एटम से मिलके कोई एलिमेंट बनता है, फिर उसके बाद एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली एक जैसे एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन जाता है, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन जाता है। तो याद रखने के ये सिंपल तरीके होते हैं जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं। उसके बाद तो जहाँ भी आप देखेंगे केमिस्ट्री का कोई टर्म, तो आप फौरन समझ जाएंगे। फिर आपको ये जो छोटी छोटी मेमोरीज आप कलेक्ट करते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल सहज बनाने के लिए किसी भी टॉपिक से, वो फिर आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये शुरुआती दौर में जब आप अपने दोस्तों से बात करें, तो सर्च कीजिए कि अपने आसपास आप कौन कौन सी वो चीज़ें देख रहे हैं जिससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ केमिस्ट्री लॉजिक। अब केमिस्ट्री का वैसे तो डिफरेंट लॉजिक हो जाएगा कि ये इसके साथ मिला तो ये क्यों बन गया, इसका कलर डिफरेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उतना डीप नहीं जाना है, उतना सीरियस नहीं जाना। सिर्फ हल्के से आप समझिए कि अच्छा, ये भी केमिस्ट्री है, अच्छा ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है। याद रहेगा कुल मिला के, ये कहने का मतलब था। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।